मैं वीडी सिंह आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण के दूसरे भाग लेक्चर नंबर 2 के बारे में समझाऊंगा। विद्यार्थी मित्रों, ध्यान से पढ़ें। हमने जो पहले लेक्चर बताया था उसमें बताया था कि आगे हम कवक का अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पर हम वनस्पति जगत में कवक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कवक यानी फंजाई। ये हम सारे के सारे टॉपिक में अलग अलग हेडिंग डालकर आवास, रचना, प्रकृति आदि सभी चीज़ की चर्चा अलग अलग सेपरेट ढंग से करेंगे, जो कि बुक में इस तरह से नहीं है और इसी तरह से आप लोग भी लिखेंगे। सबसे पहले हम कवकों के आवास के बारे में बात करें तो ये विश्वव्यापी हैं, यानी विश्व के हर एक स्थान पर पाए जाते हैं। हवा, पानी, मिट्टी तथा वनस्पति एवं प्राणियों पर, गर्म एवं नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं, परंतु अधिक ठंडे स्थानों पर नहीं उग पाते। जैसे कि रेफ्रिजरेटर में हम भोजन रखते हैं तो ख़राब नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा टिफ़िन में कभी रोटी रह गई हो तो उसके ऊपर बहुत सारे कवक लग जाते हैं, अचार पर कवक लग जाते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में यानी कम तापमान पर ये सर्वाइव नहीं करते। आपने भी कवक के स्थानों का अनुभव किया होगा, जैसे मैंने अभी बताया टिफ़िन के डब्बे में, जैसे नम रोटी, सड़े फल, लकड़ी पर मशरूम, छत्रक, कुकुरमुत्ता, टोडस्टूल आदि उग जाते हैं। अभी बरसात के सीज़न में देखेंगे तो रोड के किनारे भी कभी कुकुरमुत्ता दिखाई दे जाता है। यहाँ पर फंजाई के भिन्नता के बारे में बात करें तो कुछ सूक्ष्म फंजाई हैं, जैसे सरसों की पत्ती पर ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं काले काले, वो एकदम सूक्ष्म फंजाई हैं, माइक्रो, एकदम छोटी, जो दिखाई नहीं देती। अगर हम फंजाई की रचना की बात करें तो फंजाई तंतुमय, बहुकोशीय, परंतु ईस्ट एक कोशीय है। तंतु धागे के जैसे कवक तंतु कहलाते हैं। कवक जाल कवक तंतु द्वारा बनते हैं। जैसे एक होगा तो तंतु हो गया, अगर इसके साथ में कई सारे मिल जाएंगे तो ये कवक जाल बना लेंगे। इस तरह से ये कवक जाल बन जाता है। अकेले को तंतु और समूह को जाल कहते हैं। तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक पटीय और एक अपटीय। पटीय मतलब जो तंतु के अंदर इस तरह से पट पाए जाएं तो पटीय, और जिसमें अगर पट ना पाए जाएं तो अपटीय। इनकी भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, यानी इनकी भित्ति के ऊपर एक कवच जैसा होता है जो रक्षणात्मक होता है, काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड का बना होता है। इनकी प्रकृति मृतजीवी, मृत द्रव्यों में से घुलनशील पदार्थों को लेकर होती है, स्वयंपोषी नहीं होते। कुछ परजीवी होते हैं जो दूसरे सजीवों पर रहते हैं। कुछ फंजाई सजीवों, पौधों, जंतुओं के ऊपर निर्भर करते हैं। कुछ सहजीवी होते हैं, शैवाल तथा लाइकेन के साथ, उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर रहते हैं, जो हम लाइकेन के बारे में इस चैप्टर के अंत में अभ्यास करेंगे। एक टॉपिक है पूरा लाइकेन का। इनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, हर तरह के काम में उपयोगी हैं। ईस्ट का उपयोग रोटी, ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में, कई तरह की शराब बनाने में, कुछ दवा के रूप में एल्कोहलिक पदार्थ बनाने में, कुछ एंटीबायोटिक दवाएं, पेनिसिलियम, बहुत ही बढ़िया अच्छा उच्च क्वालिटी का पेनिसिलियम एंटीबायोटिक है जो बहुत सारे रोगों में काम आता है। कुछ रोग कारक भी हैं, जैसे गेहूं पर कीट रोग पक्षियाँ के कारण और सरसों पर रस्ट रोग कवक के कारण होता है। अगर बात करें इन कवकों के जनन की, तो कवक प्रजनन करते हैं दोनों तरह से, कायिक जनन यानी अलैंगिक और लैंगिक, दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। कायिक जनन खंडन विधि द्वारा, विखंडन द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई एक तंतु है, इस तंतु को बीच में से 2-3 जगह से तोड़ दिया, खंडन विखंडन द्वारा नए नए तंतु बना लेते हैं। मुकुलन का मतलब होता है इस तरह से मुकुलन कलिका निकल आए, खास करके ईस्ट में ये मुकुलन द्वारा इस तरह से नई कलिका निकल आती है। अलैंगिक जनन की बात करें तो बीजाणु द्वारा, ये प्रतिकूल पर्यावरण में या किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ लैंगिक प्रजनन संभव नहीं हो पा रहा हो, वहाँ पर बीजाणु बनाते हैं, कोनेडिया बनाते हैं, या धानी बीजाणु, यानी बीजाणु एक चैम्बर के अंदर होते हैं, जिसे धानु बीजाणु कहते हैं। कुछ चल बीजाणु होते हैं जो स्थानांतरण कर सकते हैं, जिनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, द्वारा होता है। लैंगिक जनन की बात करें तो निषिक्तांड यानी ऊस्पोर, एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु जननिक रूप से संलयन करके द्विकीय रचना में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एककी रचना का निर्माण करते हैं।
विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट रचनाओं से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें फलनकाय कहते हैं। फलनकाय मतलब एक ऐसा चैम्बर जिसके अंदर बीजाणु बनते हैं। बात करें इनमें प्रजनन के प्रकार की, तो लैंगिक प्रजनन दो प्रकार से होता है, एक प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी मतलब प्लाज्मा में जब दो चल और अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म संलयन करते हैं, जैसे मान लीजिए एक ये तंतु है और दूसरा ये तंतु है, इन दोनों के प्लाज्मा के बीच में एक संधि बन जाती है और इसका प्लाज्मा इसके अंदर ट्रांसफ़र कर जाता है। इस प्रकार से ये प्लाज्मोगेमी हो गई। दूसरी है कैरियोगेमी, जिसमें केंद्रक संलयन करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो तंतु हैं, ये दो तंतु आपस में पास पास आ जाते हैं और इनके केंद्रक निकल करके इसके केंद्रक से मिल जाते हैं, तो ये कैरियोगेमी हो जाता है। यहाँ कैरियोगेमी होने के बाद ये 2n बन जाता है और ये 2n द्विगुणित होने के कारण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित बन जाते हैं। ये द्विगुणित है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, 1 से 2, 2 से 4 और ये बन जाएंगे अगुणित। ये हुआ द्विगुणित और ये हुआ अगुणित। कुछ फंजाई में एस्कोमाइसिटीज के एक मध्यवर्गीय द्वितीय केंद्र अवस्था n+n अर्थात एक कोशिका में ही दो केंद्रक बन जाते हैं, जो आगे हम बताएंगे। अभी एक ही कोशिका में दो केंद्रक बन जाते हैं। जैसे ये कोशिका है, यहाँ एक ही है, यहाँ एक ही है, लेकिन इसमें दो केंद्रक बन जाते हैं, दो केंद्र की बन जाते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है केंद्रक संलयन, जो मैंने अभी यहाँ बताया था ऊपर। केंद्रक युग्मन यानी केंद्रक में युग्म बनाना, और यहाँ केंद्रक संलयन मतलब केंद्रकों का जुड़ना। जो एक ही कोशिका में कोई दो केंद्रक आ जाएं किसी दूसरे में से, तो आकर के दोनों जुड़ जाते हैं और केंद्रक को संलयन बना करके 2n रचना बना देते हैं। इस तरह की रचना बन जाती है। कवक जाल की आकार की बीजाणु निर्माण तथा फलनकाय बनाने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में व्यक्त किया गया है। इनके आधार पर कवक जाल कैसा है, पटीय है, अपटीय है, बीजाणु निर्माण होता है कि नहीं होता है, फलनकाय के अंदर होता है या बाहर होता है, इन सब आधारों पर इसे हम 4 वर्गों में बांटते हैं। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, पेशिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन चारों प्रकार के कवक का एक एक करके अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं फाइकोमाइसिटीज। ये फाइकोमाइसिटीज आदिम कवक है, इसका नया नाम है आदिम कवक, इसे लोअर फंजाई भी कहते हैं इंग्लिश में। इसका आवास देखें सबसे पहले तो जलीय आवास है। सड़ी गली लकड़ी, नम एवं सीलन भरे स्थानों पर, यानी कि बरसात में ये उगते हैं। पौधों पर अविकल्पी परोपजीवी, यानी कभी परोपजीवी के रूप में जीवन करते हैं और कभी नहीं करते हैं, आधार रखते भी और नहीं भी रखते। इस तरह अविकल्पी परोपजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनकी रचना देखें तो रचना कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रीय एवं शाखित होता है। अपटीय मतलब इसमें पट नहीं होता। ये देखो, इसमें देखो बीच में सेप्टा नहीं है, बीच में पट नहीं है, बहुकेंद्रीय है एवं शाखित है। शाखाएं देखो, ये ब्रांच दिख रही, यहाँ से शाखाएं निकल रही हैं, तो शाखित है। जनन की बात करें तो जनन इसमें अलैंगिक जनन चल अथवा अचल बीजाणुओं द्वारा, यानी बीजाणु चल के जाएंगे, हवा में उड़ के जाएंगे, या अचल होंगे। बीजाणु धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। अंतर्जातीय मतलब उसके अंदर, ये देखो यहाँ पर इसके अंदर उत्पन्न होते हैं बीजाणु, अंतर्जातीय। अगर बाहर से निकलें तो बहिर्जातीय कहलाता है, यह अंतर्जातीय है। लैंगिक जनन की बात करें तो दो युग्मकों के संलयन द्वारा युग्मक बनते हैं, समयुग्मी या विषमयुग्मी की मदद से। यानी दोनों बीजाणु, एक छोटा है एक बड़ा है तो विषमयुग्मी हो गया, दोनों संलयन करते हैं और 2n जायगोट बनाते हैं। तो ये समयुग्मी हो सकते हैं या विषमयुग्मी हो सकते हैं। म्यूकर राइजोपस रोटी के कवक, एल्बिगो सरसों पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। ये राइजोपस का म्यूकर का चित्र है, इसी तरह का होता है। और ये अंतर्जातीय बीजाणु उत्पन्न करके जब ये फटता है तो बाहर निकल जाते हैं। दूसरी बात करें एस्कोमाइसिटीज़ की, ये थैली फंजाई है, ये थैली के रूप में होती है फंजाई। ये मृतजीवी हैं, अपघटक परोपजीवी अथवा समल रागी मतलब पशुओं के गोबर डंग उनकी विष्ठा पर उत्पन्न होते हैं। इनकी रचना एक कोशिकीय ईस्ट के रूप में
या बहुकोषीय होगा तो पेनिसिलियम तंतु के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल शाखित एवं पटीय होते हैं। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये शाखित भी है और पटीय है, बीच में पट पाए जा रहे हैं। इसके अंदर यहाँ पर पट नहीं थे, यहाँ पर तंतु जो था वो पूरा पट विहीन था। अगर इसके लैंगिक जनन की बात करें, एस्कोमाइसिटीज की लैंगिक जनन की बात करें, अलैंगिक जनन की बात करें, दोनों जनन। अलैंगिक जनन में अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं, जो कवक जाल कोनेडियम घर में उत्पन्न होते हैं, पर बहिर्जात रूप से। देखो यहाँ बहिर्जात शब्द लिखा है, बहिर्जात मतलब बाहर के रूप से। देखो भैया बताएंगे हम, ये बहिर्जात, इसकी बॉडी के बाहर से बीजाणु उत्पन्न हो रहे हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं, कोनिडिया अंकुरित होकर के कवक जाल बनाते हैं। जैसे कोनिडिया है ये, इसने अंकुरित करके ये इस तरह का कवक जाल बना दिया, अंकुरित करके। लैंगिक रूप से जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में लैंगिक बीजाणु एस्कस कहलाते हैं, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज इसलिए इसका नाम एस्कस रख दिया, जो थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से लगे रहते हैं। एस्कस के अंदर, बॉडी के अंदर, ये देखो यहाँ एस्कस के अंदर अंतर्जातीय रूप से लगे रहते हैं। जहाँ एसआई एस्कस का समूह फलन काय में लगे होते हैं, उन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। देखो ये एस्कोकार्प है, ये जो रचना है ना बाहर की, ये एस्कोकार्प है, ये एस्कोकार्प है। इसके अंदर एसआई है, एस्कस, और ये इस एस्कोस्पोर्स हैं। ये एस्कस तंतु है, ये एस्कोस्पोर्स हैं। ये एस्कोस्पोर्स बाहर निकल जाएंगे। एग्जाम्पल एस्परजिलस क्लेविसेप्स। अब बात करें इनके तंतुओं की तो बीजाणु, देखो सबसे पहला स्टेप यहाँ से शुरू करेंगे हम। ये एस्कोस्पोर्स ने अंकुरण किया, दो तंतु बनाए, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस दो तंतु बनाए। इसको प्लस लिख देते हैं, इसको माइनस। ये दोनों आपस में जुड़ गए। इनमें दोनों में देखो सिंसिडियम बना, दो केंद्रक बने। इन दोनों केंद्रकों ने आगे चल करके विभाजन किया, और यहाँ जा करके इसका सीधा सीधा ये स्टेप यहाँ पर आ रहा है। ये यहाँ इसने तंतु ने एस्कोस्पोर के अंदर, ये एस्कोस्पोर है पूरा, इसके अंदर यहाँ एस्कोस्पोर्स बनाए। एस्कीडियम है ये, एस्कीडियम, पूरी रचना एस्कीडियम, एस्कोस्पोर, और इसके अंदर एस्कोस्पोर लगे रहते हैं। ये स्पोर कैसे अंतर जाती है, देखो यहाँ से, फिर ये यहाँ से फूट करके निकलने लगे, बाहर मुक्त हुए, बाहर मुक्त करके दोबारा से इन्हें अंकुरण किया। इस प्रकार से ये। अन्य उदाहरण में पेनिसिलियम, देखो पेनिसिलियम का चित्र है यहाँ पर, देखो ये बीजाणु निकले हुए। और ईस्ट जो है इसका एग्जाम्पल है दूसरा, एक कोशीय ईस्ट। ये ईस्ट इस तरह से अंकुरण करता है। दूसरी बात करें बेसिडियोमाइसिटीज की, तो बेसिडियोमाइसिटीज का आवास मृदा में लट्ठे, लकड़ी के लट्ठे गड़े होते हैं उनके ऊपर, तथा वृक्षों के ठूंठ, जो वृक्षों के नीचे के भाग रह जाते हैं, जो वृक्ष काट दिया ज़मीन में रह जाता है, उसके ऊपर ये उग जाते हैं। सजीव पादपों के अंदर सहजीवी के रूप में, परजीवी के रूप में भी रहते हैं। यहाँ पर इनके प्रकार की बात करें तो मशरूम, ब्रेस्ट फंजाई तथा पफबॉल। और रचना कवक जाल शाखित एवं पटीय, यानी कि इस तरह से शाखित भी होगा और पटीय भी होगा। परजीवी कवक किट रोग और कंड रोग के रूप में वनस्पति पर उगते हैं, गेहूं और सरसों पर। जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन, अलैंगिक बीजाणु नहीं बनते, यानी बीजाणु नहीं बनते अलैंगिक, लेकिन अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है खंडन द्वारा। खंडन द्वारा मतलब जब कोई एक तंतु है, इसको हमने बीच में से तोड़ दिया तो दो तंतु बन जाएंगे, खंडन द्वारा नया कवक बन जाएगा। लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक अंग नहीं पाए जाते, अंग नहीं होते, यानी जैसे हमने वहाँ बेसिडोकार्प बताया था, इस तरह की कोई विशिष्ट रचना इसकी नहीं पाई जाती जो लैंगिक अंग बनाए। लेकिन प्लाज्मोगेमी विभिन्न तंतुओं वाली दो कोशिकीय कोषयुक्त होती है, यानी प्लाज्मोगेमी तो होगी, दो कोषों के बीच में प्लाज्मा मिक्स करना, और कैरियोगेमी यानी केंद्रक मिक्स करना, वो होगा, लेकिन अंग नहीं पाए जाएंगे विशेष। जो रचना जहाँ बनती है उसे बेसिडियम कहते हैं। बेसिडियम में बेसिडिया लगे रहते हैं, ये बेसिडिया पूरी रचना है। बेसिडियम में केंद्रक संलयन एवं मियोसिस दोनों होने पर, पहले केंद्रक संलयन होगा, आपस में जुड़ गए, फिर उसके बाद में ये फलतांड बना 2n, यहाँ ये दोनों 2n बनाया, फिर इसके अंदर मियोसिस हुआ, मियोसिस द्वारा नए एककीय बन जाते हैं। 4 बेसिडियम बनते हैं, ये 4 बेसिडियम बन गए। बेसिडियम बेसियोकार्प नामक फलन काय में लगे थे, बेसियोकार्प, उसे एस्कोकार्प कह रहे थे,
ये जो रचना है ये पूरा एस्कोकार्प है और ये बेसिडोकार्प है। देखो बेसिडोकार्प, ये बेसिडोकार्प पूरा का पूरा रचनात्मक। बेसिडोकार्प नाम फलक में लगे रहते हैं, ये इसके अंदर लगे रहेंगे तो ये बेसिडोकार्प हो गया। ये एग्जाम्पल एग्रिकस, ऑस्ट्रिगलो, पक्सिनिया, किट्रो आदि इससे होते हैं। दूसरी बात करें ड्यूटेरोमाइसीटीज़ की, तो ड्यूटेरोमाइसीटीज़ अपूर्ण कवक कहलाते हैं, इनकम्प्लीट फंगाई, क्योंकि इनमें कुछ अवस्थाओं का ज्ञान नहीं है, इसलिए जिनके बारे में ज्ञान नहीं होता है कुछ भी, उनको अलग ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में रख देते हैं। जैसे मान लो स्टडी कर रहा हो कोई, स्टडी करते समय पूरी बात ना पता हो तो उनको हम ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में रख के सेव कर देते हैं। उसके बाद में जब तक उसकी लैंगिक अवस्था नहीं दिखाई देती तब तक उसे इसी में रहने देते हैं। जब हमें लैंगिक अवस्था मिल जाती है, खोज लिया जाता है, तब उचित वर्ग में समाविष्ट करके इनको व्यवस्थित कर देते हैं, या तो एस्कोमाइसीटीज़ में या तो बेसिडोमाइसीटीज़ में, दोनों में से किसी एक में रख देंगे। हमें लैंगिक जनन की रचना पता चल जाएगी तब। इनकी रचना पट्टयुक्त एवं शाखित होते हैं। पट्टयुक्त मतलब इस तरह से पट्टी होंगी और ये शाखित होंगे। अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। इस वर्ग के कुछ सजीव मृतोपजीवी एवं परजीवी होते हैं, परंतु इनकी अधिकांश सदस्य अपशिष्ट अपघटकों के रूप में आए होते हैं, जिनकी उपयोगिताएं खासी है। खनिज के चक्रण में मदद करते हैं। अल्टरनेरिया, कॉलीट्रोकाइकम तथा टाइकोडर्मा ये इसके एग्जाम्पल हैं। इस तरह से ये कवक के बारे में पूरा हुआ। दोस्तों कवक यहाँ पूरा हुआ। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर अगले एपिसोड में देखेंगे।